be only a live class, and we should remember that in this class we will talk about what? In this class we will talk about modernism. You have to take your notebook and pen. When I say ki note down these points, then you have to note down. Otherwise you have to only listen it carefully. आपको केवल सुनना है. एंड हम लोग जो बात करेंगे मॉडर्निज्म से बात करेंगे. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. काफी ज्यादा वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है. एंड रिमेंबर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट मॉडर्निज्म, then there are three words which are highly significant. One is modernism, second is modernity, and the third is modern. These three words are highly significant: modernism, modernity, and modern. Remember that when you use the word ism, that is what, not the word, but that is what, that is the suffix. Whenever suffix come with any word, there are the two things, prefix और suffix. जो शब्द, किसी भी शब्द के जो पहले अक्षर को जोड़ करके नए शब्द का निर्माण होता है, दैट इज प्रीफिक्स. ऑलरेडी उसका नाम ही प्रीफिक्स, जो पहले से फिक्स होता है. सफिक्स जो लास्ट में. जैसे अगर मैं कहूँ विजिबल, तो विजिबल में अगर मैं उसके बाद उसको इनविजिबल कहूँ, तो इनविजिबल हमारा क्या है? इनविजिबल हमारा प्रीफिक्स है. क्यों? क्योंकि उसमें हमने आई एन जोड़ करके एक नया शब्द बनाया. दैट इज इन हिंदी प्रत्यय एंड उपसर्ग. व्हाट इज इट कॉल्ड? यू विल कम टू नो. When you talk about suffix, then it comes in the end of the word. जैसे there is a word modern, but आप उसमें ISM लगा दे रहे हैं, तो modernism. So this is what ism is. What ism is the what is it's the suffix. तो to understand modern age, तो सबसे पहला जो important चीज है, जो जरूरी चीज है, वो चीज ये समझना है कि जो मॉडर्न एज का जो डेट है वो क्या है. द डेट ऑफ मॉडर्न एज इज 1901 से लेकर 1945 तक. 1901 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी तक का जो पीरियड है, रफली इट इज कॉल्ड मॉडर्न एज, फ्रॉम 1901 टू 1945. बट टू अंडरस्टैंड दिस एज, वी आई विल डिफाइन थ्री इंपॉर्टेंट वर्ड. इस एज को समझाने के लिए या बताने के लिए मैं तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आपको डिफाइन करूंगा. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज व्हाट? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज मॉडर्निज्म. व्हेन यू टॉक अबाउट मॉडर्निज्म, इट मीन्स दैट कि प्रैक्टिसिंग और बिलीविंग इन एन आइडियोलॉजी. जब भी किसी भी शब्द के लास्ट में इज्म लगता है, तो इसका मतलब होता है कि एक नई विचारधारा में विश्वास करना. विश्वास करना प्लस उसको फॉलो करना, दोनों चीजें होती है. तो प्रैक्टिसिंग और बिलीविंग, उसकी प्रैक्टिस भी या उसकी बिलीव भी. बिलीविंग करना, उसमें विश्वास करना. इन एनी पार्टिकुलर आइडियोलॉजी, एक ऐसी विचारधारा जो एक आपको लगे कि एक नई हो. एनी पार्टिकुलर आइडियोलॉजी. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, व्हेन यू टॉक अबाउट मॉडर्निज्म, it means a particular ideology, a particular you can say ki changes, whether that was in the field of literature, in the field of science, in the field of religion, culture, tradition, whatever the changes you find फ्रॉम 1901 टू 1945, 1901 से लेकर 1945 तक जो भी बदलाव आप देखते हैं जीवन के किसी भी फील्ड में, तो उस पार्टिकुलर चीज को, और अगर आप उस बदलाव को एक्सेप्ट करते हैं, उसको उसमें विश्वास करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं और उसको एडॉप्ट करते हैं, देन व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड मॉडर्निज्म. 1901 से लेकर 1945 तक. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मॉडर्निज्म जो शब्द है, इट रिफर्स टू व्हाट? इट रिफर्स टू द पार्टिकुलर चेंजेस which occurred या which came या which happened between 1901 to 1945, जो 1901 से लेकर 1945 तक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो बदलाव आया है, उस पार्टिकुलर बदलाव को हम क्या कहते हैं? मॉडर्निज्म या आधुनिकवाद के नाम से उसको हम जानते हैं. अब सवाल ये उठता है कि क्या बदलाव आया? इस बदलाव को हम लोग लेटर ऑन, आज ही क्लास में वी विल टॉक अबाउट कि व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस डू यू फाइंड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, कल्चर, रिलीजन, इकोनॉमी, साइंस और तमाम सो मेनी
स्फीयर ऑफ लाइफ, जितना भी स्फीयर ऑफ लाइफ है, इस पर 19 हम लोग बात करेंगे। दूसरा एक वर्ड मैंने यूज किया था कि मॉडर्न एज को समझने के लिए एक और भी वर्ड है कि मॉडर्न, व्हाट डज इट डिनोट। यू विल कम टू नो कि जो शब्द मॉडर्न है, यह जो है क्या करता, यह इंडिकेट करता है कि ये एक एक इफ आई यूज द वर्ड कि इट्स व्हाट, इट्स एन एडजेक्टिव, इट्स एन एडजेक्टिव। जो मॉडर्न है यह एक विशेषता बताता है। यह विशेषता एज की भी बता सकता है, पर्सन की भी बता सकता है। जैसे आप कहते हैं मॉडर्न एज, तो इसका मतलब एक ऐसा एज आया हुआ है जो कि अपने में क्या है, थोड़ा सा अलग है, और उसको आप कहाँ से ले रहे हैं, किस वर्ड से बता रहे हैं, मॉडर्न से। इफ आई यूज दैट आई एम मॉडर्न मैन, इफ आई यूज, तो हाउ एम आई मॉडर्न। तो मॉडर्न जो होगा, यह कैसे आपको पता चलेगा कि वाई एम आई मॉडर्न मैन, हाउ एम आई मॉडर्न मैन, बिकॉज जो बदलाव 1901 से लेकर 1945 के बीच में हुआ, उसमें जो अगर मैं विश्वास करता हूँ, उसकी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, उस तरह की मैं जिंदगी जीता हूँ, वैसा मेरा ख्याल है, वैसा मेरा अगर नजरिया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस आदमी को मॉडर्न मैन कहा जाएगा, और उस विचारधारा को मॉडर्निज्म कहा जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा चीज क्या है, तीसरा जो शब्द है वह है मॉडर्निटी। when you talk about modernity, then remember that कि modernity this refers to what, it refers to कि आधुनिकता। दिन जो ये आधुनिकता है, ये क्या इंडिकेट करता है, दिस पार्टिकुलर आधुनिकता refers to लाइफ स्टाइल, द लाइफ स्टाइल, या यू कैन से कि द वे ऑफ लिविंग। जो कहा जाए कि आधुनिक एज की जो जीवन शैली है, तो उस आधुनिक एज की जीवन शैली के बारे में जब आप बात करते हैं, या उसको लेकर के जब आप बहुत अच्छे ढंग से अपने चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, या उसको ये कहते हैं कि ये जो है, ये शैली या ये जीवन की जो कला है, जो लाइफ विच वी आर लिविंग, या द आर्ट ऑफ लाइफ विच वी हैव फ्रॉम 1901 टू 1945, जो हम जी रहे हैं, यह क्या है, यह आधुनिकता है। तो हम कहते नहीं, हम आधुनिकता की अंधी दौड़ में भागे चले जा रहे हैं। तो आधुनिकता का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आधुनिकता का मतलब कि जो 1901 से लेकर 1945 तक का जो जीवन शैली आई, उस जीवन शैली को हम लोग क्या करते हैं, वेल वी फॉलो। जस्ट आई वांट टू नो, सबको आवाज जा रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, 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 ठीक, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। So what I want to tell you कि whenever you go with this particular age, especially from 1901 to 1945, तो हमें इन तीन शब्दों को बहुत अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करना चाहिए। मॉडर्निज्म किसको रिफर करता है, उस आइडियोलॉजी को रिफर करता है, उस विचारधारा को रिफर करता है जो 1901 से लेकर 1945 के बीच में पनपा है, फला है, फूला है, और उस विचारधारा को लोगों ने अपने जीवन में एडॉप्ट किया है। तो वह विचारधारा कैसी थी, इस पर अभी हम बात करेंगे। मॉडर्न क्या है, मॉडर्न उस पीरियड को, जब एज के साथ लगेगा तो उस पीरियड को इंडिकेट करता है जो 1901 से 1945 तक आया। मॉडर्निटी क्या है, मॉडर्निटी जो है लाइफ स्टाइल, द पर्टिकुलर वे ऑफ लिविंग, या द पर्टिकुलर चेंजेस विच वी सी, विच वी फाइंड, एंड विच वी लिव, विच वी अडॉप्ट, विच अल्टीमेटली वी ट्राई टू लिव, जिसको हम जीते हैं, वह क्या हो गया, वह मॉडर्निटी हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो व्हाट द चेंजेस डू यू फाइंड, आपकी नजर में क्या क्या बदलाव आया, इस बदलाव को समझने के लिए सबसे पहला पॉइंट तो हमें यही ध्यान में रखना है कि जो मॉडर्न एज है वह किस किस चीज के लिए फेमस रहा है, एंड हाउ मॉडर्न एज वाज डिफरेंट टू विक्टोरियन एज। क्योंकि जब भी मॉडर्न एज की बात की जाएगी तो विक्टोरियन एज को जरूर लाया जाएगा। क्यों लाया जाएगा, क्योंकि इसके पहले विक्टोरियन एज आ चुका था, एंड ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट विक्टोरियन एरा, इवन सम राइटर्स which you studied they belong to Victorian age and modern age also, especially nowadays. I was telling you what I was telling you about थॉमस हार्डी एंड जॉन गाल्सवर्दी। तो जॉन गाल्सवर्दी विक्टोरियन के भी अगर कहा जाए तो अर्ली मॉडर्न एज के रहे हैं। लेकिन इसके अलावा यू हैव ऑलरेडी गॉन विद हुम, हार्डी। हार्डी के बारे में कहा जाता है कि हार्डी ब्रिजेस विक्टोरियन एंड मॉडर्न एज, हार्डी मॉडर्न एज और विक्टोरियन एज को जोड़ने का काम करते हैं। सो
यहाँ पे ये चीज है कि व्हाट द चेंजेस डू यू फाइंड। सबसे बड़ा जो चेंजेस आपको देखने को मिलेगा कि द पार्टिकुलर चेंजेस विच केम इन विक्टोरियन एज, वी फाइंड द कल्मिनेशन ऑफ दोस चेंजेस। रिमेंबर दैट कि व्हाट द वर्ड आई एम यूजिंग द वर्ड द कल्मिनेशन ऑफ दैट चेंजेस, CULMINATION। वह जो चेंजेस विक्टोरियन एज में आए थे, उन चेंजेस का हम यहाँ पर प्रकाष्ठा देखते हैं, उन चेंजेस को हम यहाँ पर एक ऊंचाई पर, उस ऊंचाई पर उस चीज को वो टच करते हैं जिसके आगे हम नहीं कह सकते कि ये इसके आगे जाएगा। तो आपका चेंजेस क्या देखने को मिला था, स्पेशली इन विक्टोरियन एज? यू फाइंड व्हाट यू फाइंड some important changes. That was the changes of what? Industrialization, mechanization, urbanization, mass migration of the people from village to city area, slum area। आप ये समझने की कोशिश करिए क्या ये चीज जो है वहीं पे विक्टोरियन एज में ये तो स्टार्ट हुआ था, बट यू फाइंड द कल्मिनेशन, व्हाट आई यूज, दीज थिंग रीच्ड एट इट्स हाइट। ये सारी चीजें अपनी ऊंचाई पर पहुंचती है, कब पहुंचती है? मॉडर्न एज में पहुंचती है। व्हाट द चेंजेस, अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, मेकेनाइजेशन, अर्बेनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर जो है विक्टोरियन एज को याद किया जाता है तो इसलिए याद किया जाता है कि देयर वाज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति हुई थी। लेकिन इस यह औद्योगिक क्रांति जो है किस क्रांति में बदल जाती है? मेकेनाइजेशन में और अर्बेनाइजेशन में। This industrial revolution, due to this industrial revolution, we find a big change. And what was that change? कि machine came in our life and we became habitual कि without machine we can't live at all। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इवन इन 21st सेंचुरी, जो रूरल इंडिया है, इंग्लैंड की बात तो आप छोड़ दीजिए, जो रूरल इंडिया है, उस रूरल इंडिया में भी जो है यू कैन जस्ट सी वॉशिंग मशीन, यू कैन जस्ट सी फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, यू कैन जस्ट सी सो मेनी थिंग्स, जहाँ पे आपको अब तो बहुत सारे ऐसे ऐसे मशीनें कि यू कांट इमेजिन। सो नाउ अ डेज व्हाट हैपन कि वी बिकेम हैबिचुअल। तो सबसे बड़ा जो बदलाव आया है वह मेकेनाइजेशन का बदलाव आया है। दीज मशीन्स, आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स, यू फाइंड वेर यू फाइंड इन योर houses, even it is said that if you don't have washing machine, if you don't have refrigerator, it means that you are not ultimately, if you don't have TV, all this thing, it means that कि जो मॉडर्न जीवन शैली है उससे आप बहुत दूर है, ये चीजें कही जाएगी। फिर ये कहा जाएगा यू आर लिविंग अ वर्सवर्दियन लाइफ। आप रह रहे कटेज में रह रहे हैं, नेचर की बात आप कर रहे हैं, अगर ये सब चीजें आपके पास नहीं है। ये तो मशीन का मैंने एक छोटा सा एग्जांपल, आई गिव यू दिस स्मॉल एग्जांपल ऑफ मशीन। बट व्हाट आई वांट टू टेल यू कि एक्सेप्ट इट यू फाइंड सम अदर थिंग। एंड व्हाट आर अदर थिंग्स? कि एक्सेप्ट इट यू फाइंड दैट कि छोटे छोटे जो है इंडस्ट्रीज कहाँ पर आप पाते हैं? टाउन एरिया में। स्मॉल इंडस्ट्रीज जिसको आप कुटीर उद्योग। कैन एनीवन टेल मी कि क्या सबको आवाज ब्रेक हो रही? बिकॉज ओके ओके, बिकॉज श्वेता मैडम, ये आपके साइड से प्रॉब्लम होगी, बिकॉज आई एम इन कानपुर, तो देर इज नो चांस टू ब्रेक माई वॉइस, बिकॉज हियर इज अ गुड सिग्नल और देर इज नो ग्लिच ऑफ नेटवर्किंग या देर इज एनी नेटवर्किंग इशू। सो आई थिंक इट्स अ प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड। So I was telling you कि when you talk about machine, then this machine you find where you this machine you also find where this machine you find even in town area. uh, Shweta madam, it's a problem from your side, not mine. If you're getting my voice, there is a poor connectivity in your area. This is why you are not in position to get my voice properly. It's not a problem from my side. I can't do anything. So what I was telling you कि when you talk about machine,
This machine you also find where you find in the form of industry. When industry came, you know it very well. It was established, it was ultimately in city area, in town area. Such a thing even you find. Just I want to ask you, why the people go to Mumbai, why the people go to Delhi, why the people go to Chennai, why the people go to Calcutta, why the people go to, they go those who are living in rural area, those who are living in village area, they go to these places only to get job. They leave their family, their parents, their wife, means their wife, their children, their babies, they leave and they go there to seek जॉब की तलाश में। क्यों? चूंकि इंडस्ट्री वहां पे लगी और वो एक हब के रूप में उभरा वहां पे। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब वी फाइंड। तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि मॉडर्न एज में एक जो सबसे बेसिक बदलाव आप देखते हैं कि विक्टोरियन एज में जो इंडस्ट्री शुरू हुआ था, उस इंडस्ट्री का वी फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ दीज थिंग्स, इन सब चीजों की बढ़ोतरी हम देखते हैं। तो मॉडर्न एज में भी मेकेनाइजेशन होगा, मॉडर्न एज में भी अर्बेनाइजेशन होगा, मॉडर्न एज में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। यह एक कॉमन पॉइंट है, चाहे आप इसे नोट कर लीजिए या नहीं नोट करते तब भी आपको यह याद रहेगा कि जो विक्टोरियन एज में हम पाते हैं वो चीज। जी सुना लीजिए। So I was telling you ki how you can understand, especially these modernism, how you can understand, how do you see in your practical life modernism, modernity, modern people, and the particular changes which occurred, and especially in the light of India, sorry, in the context of India, in the context of India, we are living what we are living modern life, especially small in small cities, in town area. आई कांट से अबाउट दिल्ली, आई कांट से अबाउट मुंबई। हो सकता है दिल्ली और मुंबई वाले पोस्ट मॉडर्न लाइफ जी रहे हो, लेकिन हम लोग जहां से बिलोंग कर रहे हैं वो अभी भी मॉडर्न लाइफ ही चल रही है। नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू कि व्हाट द चेंजेस केम। एक तो विक्टोरियन एज का जो चेंजेस था, द सेम चेंजेस वी फाइंड इन मॉडर्न एज। उसका एक्सटेंशन वी फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ दीज थिंग्स, ये सब चीजें बढ़ी है। इंडस्ट्री, मशीन, मैकेनिकल लाइफ, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। एक चीज और आपको याद होगा कि व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट विक्टोरियन एज, तो उस विक्टोरियन एज में देयर वाज अनदर प्रॉब्लम, एंड व्हाट वाज दैट प्रॉब्लम? दैट प्रॉब्लम वाज, यू विल कम टू नो कि वो एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम थी कि व्हेन यू गो स्पेशली विक्टोरियन इरा, यू फाइंड क्लैश बिटवीन मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म। एक चीज देखने को मिल रहा था कि क्लैश बिटवीन मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म। एक तरह से अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के बीच एक क्लैश, वहां पे क्लैश बिटवीन साइंस एंड रिलीजन की बात थी। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इन मॉडर्न एज यू डोंट फाइंड क्लैश, बट यू विल कम टू नो कि साइंस बिकेम प्राइमरी एंड रिलीजन बिकेम सेकेंडरी। एक बड़ा बदलाव वहां पर। तो क्लैश क्लैश कब होता है? जब दोनों चीजें पैरेलल होती हैं। लेकिन जब कोई चीज कमजोर एकदम से पड़ जाएगी, तब वहां क्लैश नहीं होगा। सो इन मॉडर्न एज यू डोंट फाइंड क्लैश, but in modern age you find कि science became primary and religion became secondary. In other words, you can say कि in the life of men, in the life of women, in the life of human beings, science took that place which religion had occupied.
रिलीजन ने जो जगह ली थी उस जगह को किसने मॉडर्न एज में ले लिया? साइंस ने ले लिया। तो यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट, साइंस वर्सेस रिलीजन। एक पॉइंट मॉडर्न एज का यह है, एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। कोई भी अगर आप राइटर को पढ़ेंगे, अभी जैसे मैंने मशीन को लेके बात की, इंडस्ट्री को लेके बात की, तो ये सब चीजें आपको गार्सवर्दी के जस्टिस में भी देखने को मिला था, सिल्वर बॉक्स में भी देखने को मिला है, कैपिटलिस्टिक और मटेरियलिस्टिक लाइफ। लेकिन जब आप टीएस एलियट की बात करते हैं, जब आप डब्ल्यू बी ईट्स की बात करते हैं, जब आप वर्ल्ड वार के जो हुआ था उन पोएट्स की बात करेंगे, तो यू कैन जस्ट सी, यू कैन जस्ट फाइंड कि ये चीजें कैसे आपको नजर आती। स्पेशली एक पोयम है, चर्च गोइंग नाम का पोयम है, और वो पोयम किसने लिखा हुआ है? दैट पोयम हैज बीन रिटन बाय फिलिप लार्किन। फिलिप लार्किन ने पोयम को लिखा हुआ था। और फिलिप लार्किन ने जो पोयम चर्च गोइंग लिखा हुआ है उसमें बताया है कि देर इज नो वैल्यू ऑफ चर्च इन मॉडर्न, इन पोस्ट मॉडर्न एज, या जब मॉडर्न एज क्लोज हो रहा था, पोस्ट मॉडर्न एज में, इंस्टेड ऑफ चर्च द पीपल आर स्पेंडिंग देयर टाइम इन रेस्तरा, होटल, पब, बियर बार। ये चीजें लोगों की लाइफ में आ गया। ये चीजें विक्टोरियन एज में भी रही होगी, लेकिन उतना नहीं रही होगी। जैसे लोगों की जिंदगी में, अगर आपको याद होगा, काफी हाउस आता है, लेकिन काफी हाउस का मतलब ये नहीं था कि लोगों का विश्वास रिलीजन से कम हुआ था। काफी हाउस हाउस एक ऐसी जगह थी जहां पे एक एक इंटेलेक्चुअल, एक अगर मैं कहूँ कि इंटेलेक्चुअल क्लास का आदमी वहां पे बैठते थे। दे वर डिस्कसिंग ऑन एनी टॉपिक, पार्टिकुलर टॉपिक, कंटेम्प्रेरी सिचुएशन, एनी सोशल इशू और प्रॉब्लम, वे उसको डिस्कस करते थे। लेकिन जब आप यहाँ पे देखते हैं कि स्पेशली इन मॉडर्न एज, देन व्हाट हैपेंड, साइंस बिकेम प्राइमरी एंड रिलीजन बिकेम सेकेंडरी। तो साइंस वर्सेस रिलीजन, या यू कैन से कि एक तरह से अगर यू यू विल फाइंड कि मटेरियलिस्टिक लाइफ, रिलीजियस लाइफ वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय मटेरियलिस्टिक लाइफ। इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिलीजियस लाइफ बाय व्हाट? सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिलीजियस लाइफ किसके किसके द्वारा? मटेरियलिस्टिक लाइफ का। तो मटेरियलिस्टिक लाइफ ने रिलीजियस लाइफ को सब्स्टिट्यूट कर दिया। यह एक दूसरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पे बदलाव आता है। नाउ यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि इन विक्टोरियन एज में जो राइटर है, व्हेन दे फाइंड क्राइसिस, व्हेन दे डोंट हैव, व्हेन दे डोंट सी एनी वर्च्यू, एनी गुडनेस, lack of morality, there was no purity of soul or purity of heart, and how the church is going to lose its value, and how the people are going to pass materialistic life। जब ये सब चीजें विक्टोरियन एज के लोगों ने देखा, दे lamented, दे cried, दे warned, एंड दे अल्टीमेटली टोल्ड whom, जो और लोग थे उनको उन्होंने बताया। और क्या बताया? कि इट्स अ रॉन्ग थिंग, यू कैन जस्ट टेक मैथ्यू अर्नोल्ड। ये बातें जो है, ये चीजें तो रही है, लेकिन वहां पर किसकी बारे की बात को लेकर के हो रही थी? मोरालिटी को, गुडनेस को, वर्च्यू को, इसकी कमी। बट हियर यू विल कम टू नो, व्हेन यू टॉक अबाउट मॉडर्न एज, स्पेशली इन मॉडर्न लिटरेचर, यू फाइंड दैट कि ये सारी चीजें, गुडनेस, वर्च्यू, मोरालिटी, प्योरिटी ऑफ सोल, अनलॉकिंग ऑफ हार्ट, you don't find. Instead of these things, we find what? Instead of these things, we find mechanical life. And in the life of the people, what became important? Sex became important, lust became important, passion became important. तो मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो सेक्स है वह मैकेनिकल बन गया। जो रिलेशनशिप होता था, उस रिलेशनशिप को, या मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशंस को, जिसको आप देखते हैं कि विक्टोरियन एज से ही उस पर क्वेश्चन मार्क हो रहा है, उस पर ब्रेक हो रहा है। हार्डी के कुछ नावल में भी आपने उसको पढ़ा हुआ था। तो ये सब चीजों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गया था। मैरिज, मैरिज मीन्स सेक्स बिफोर मैरिज, सेक्स आफ्टर मैरिज, मैरिड लाइफ, या ऑल दीज थिंग्स यू डोंट फाइंड। ये सब क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आपको टैबू कहा जाता था, और कहा जाता था ये स्टीरियोटाइप पीपल है। टैबू एंड स्टीरियो, TABOO, टैबू, स्टीरियोटाइप पीपल, STERETOTYPE, उनको टैबू और स्टीरियोटाइप कहा गया। क्यों? ये ऐसे ही, इनकी सोच बहुत ही छोटी है, ये बदलाव नहीं देखना चाहते।
लेकिन you will come to know कि there is a great poet T.S. Eliot. If I get time, so I would like to go with the text The Wasteland and Love Song of J. Alfred Prufrock. I would like to go with you. A very significant poet, and you will come to know he presented the means you will come to applied situation of modern life. Those people who were supporting these things की लस्ट को, पैशन को, सेक्स को, गैम्बलिंग को और रेस्तरा में टाइम को पास करना, पब में जाना, बियर बार में जाना, ये जो सेटिंग रही थी, जब ये सब चीजें आप देखेंगे तो यू विल कम टू नो कि एक वर्क है द वेस्ट लैंड। द वेस्ट लैंड में उन्होंने इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा इसकी वजह से ही पूरा यूरोप, उन्होंने नहीं कहा लंदन, पूरा यूरोपियन कल्चर में ही जो है बदलाव देखने को मिलता है। एंड द पीपल बिकेम मैकेनिकल, द पीपल बिकेम मटेरियलिस्टिक, दे डोंट हैव स्पिरिचुअलिटी। उन्होंने एक वर्ड यूज किया, लाइफ इन डेथ, डेथ इन लाइफ। उन्होंने कहा जो जी रहा है वह मर चुका है, जो मर गया है वह जी रहा है। इसका मतलब है कि जो जीवन हम जी रहे हैं यह मटेरियलिस्टिक लाइफ है और यह जीवन का कोई वैल्यू नहीं, यह जीवन मरे हुए के समान है। लेकिन जो मर गया वह तो एक तरह से देखा जाए तो वो स्वर्ग में या जहां पे भी जाएगा, लेकिन देयर इज अ चांस टू मीट गॉड, टू सी हेवन, टू सी हेल। उसका कहीं ना कहीं एक रिवाइवल या उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होने का चांस है। तो लाइफ इन डेथ, उन्होंने कहा आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ जीवन में मौत और मौत में मैं तुम्हें जीवन दिखाता हूँ। यह उनका फ्रेज है जो उन्होंने कहाँ पे बोला हुआ है, द वेस्ट लैंड की किताब में उन्होंने कहा हुआ है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि मॉडर्न एज इट्स सो कॉम्प्लेक्स, इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, बट यू कैन गो विद दिस पॉइंट, देन यू विल एंजॉय कि व्हाट मॉडर्न एज इज। साइंस वर्सेस रिलीजन, capitalism and materialism, how materialistic materialism and spiritualism, and how materialistic life substitutes religious life, and how science replaced religion, how science became primary and religion secondary, how the people were passing the mechanical life, how the people were passing the artificial life. They have time, but they don't have time for God, they don't have time for church, they don't have time to go such a place that is known as shrine। जो श्राइन, अगर आपको याद होगा जब कभी भी when those people who have done their post ग्रेजुएशन, उनको चासर की किताब कैंटरबरी टेल्स पढ़ने का मौका मिला होगा। दे नो इट वेरी वेल कि कैंटरबरी टेल्स जो 14 सेंचुरी में आई हुई है उसमें किसके बारे में बात की गई, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, कि पिलग्रिम्स गो ऑन पिलग्रिमेज। अप्रैल के महीने में जो पिलग्रिम्स हैं वो पिलग्रिमेज पर जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। लेकिन आज जो है 20 सेंचुरी में टीएस एलियट अपनी किताब द वेस्ट लैंड में कहते हैं कि आज कोई तीर्थ यात्रा पर नहीं जाता, बल्कि आज अप्रैल के महीने, चूंकि वहां अप्रैल में बसंत आती है, a very sweet means pleasant weather you find in April in England। तो वो कहते हैं कि पहले लोगों का उद्देश्य था ये होता था कि जब प्लीजेंट वेदर होगा, अच्छा मौसम होगा, तो वे तमाम जो एक तरह से स्पिरिचुअल प्लेसेस है वहां पर जाएंगे और अपने अंदर की स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करेंगे, अपने सोल को, हार्ट को प्योर करेंगे या उसमें इंसानियत को जिंदा रखेंगे। लेकिन आज का इंसान ये कहता है नहीं, मैं कहाँ पर जाऊंगा, आई विल गो फॉर पिकनिक, टू अल्टीमेटली वट, पिकनिक में जाऊंगा, रेस्तरा में जाऊंगा, होटल में जाऊंगा, बियर बार में जाऊंगा, कैसियानो में जाऊंगा, या जो है जहाँ पे एक तरह से जो है जो ऐसे जो है एरियाज है, रेड लाइट एरियाज है वहां पर, या आप कह सकते हैं कि गैम्बलिंग में द पीपल आर बिलीविंग सच अ लाइफ। तो मटेरियलिज्म इतना ज्यादा हावी हो चुका है, यह एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा कि पहले जो अप्रैल महीना था, जो मंथ ऑफ स्प्रिंग था, द पीपल वर गोइंग ऑन टूर, टूर फॉर व्हाट, पिलग्रिम्स वेंट या पिलग्रिम्स वर गोइंग ऑन पिलग्रिमेज,
बट नाउ इस महीने के लिए लोग इसलिए चूज कर रहे हैं कि मटेरियलिस्टिक लाइफ। उन्होंने द वेस्ट लैंड में दिखाया कि कैसे टेम्स नदी के किनारे कपल जाते हैं, सैंडविच का जो उसका एक तरह से जिसमें सैंडविच रैप किया गया है, उसका पानी की बोतल और तमाम जो चीजें हैं, वे कैसे उसको खाते फिर वहीं छोड़ के चले आते हैं। तो उन्होंने बताया कि करप्शन एक तरह से पॉल्यूशन कैसे जो है, तो पॉल्यूशन इज इन द हैबिट ऑफ द पीपल, दे आर करप्टेड एंड दे आर करप्टिंग द नेचुरल वर्ल्ड। अगर वर्ड्सवर्थ होते तो शायद उनको रोना आता इस चीज को लेकर के कि जिस नेचर को, जिस नदी को, जिन नेचर के ऑब्जेक्ट्स को मैंने एक तरह से रिस्पेक्ट दिया, मैंने अपनी कविता में एक इम्पोर्टेंस स्थान दिया, उस चीज को ये लोग क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। दे आर कंटामिनेटिंग वाटर, वाटर को भी वे कंटामिनेट कर रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। सो ये जो मॉडर्न एज है, इस मॉडर्न एज में ये चीजें बहुत जरूरी है कि ये बदलाव आपको देखने को मिल रहा है कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लोग, और एक और चीज दिखाया गया कि देर आर सम वीमन हु आर वॉशिंग देयर बॉडीज विथ सोडा वाटर। वे सोडा वाटर से अपनी बॉडीज को धो रही है। सोडा वाटर से बॉडीज को धोने का मतलब यहाँ पर है कि वे खूबसूरत दिखना चाहती है, और उनकी खूबसूरती केवल मैकेनिकल लाइफ के लिए, सेक्सुअल रिलेशनशिप, सेक्सुअल इंटरकोर्स, लस्ट, पैशन, खासकर इस तरह की जो चीजें आपको देखने को मिलेगा द वेस्ट लैंड में, वहां पर एक पॉइंट आता है। और इसके अलावा जो है जो एक सैक्रेड रिलेशनशिप था, वह सैक्रेड रिलेशनशिप कैसे होमोसेक्स, मतलब उसको लोग उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, बल्कि सेक्स का एक और रूप होमोसेक्सुअलिटी भी देखने को मिलती है, जिसकी बात जो है E.M. फास्टर ने अपनी नावल माउरिस में किया हुआ है। और माउरिस के अलावा ये बात और कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, द वेस्ट लैंड की कुछ लाइनें हैं, वहां पर इसका रेफरेंस दिया गया है। तो जो एक ये नेचुरल फेनोमेना था, जो एक रिलेशनशिप को लेकर के था, जो एक चीजें होता था कि एक यह मैकेनिकल नहीं है बल्कि जनरेशन को बढ़ाना है, उसको लेकर के जो एक कॉन्सेप्ट था, ये सारी चीजें किल की जाती। तो यह एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशन में और हमारी सोच में देखने को मिलता है। इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि फॉर द सेक ऑफ सेक्स हाउ गर्ल्स हैव बीन किडनैप्ड, they have been kidnapped, they have been raped and they have been brutally murdered। जो आज आपको इंडिया में हर जगह ये केसेस देखने को मिलेगा, चाहे आपका हाथरस केस होगा, चाहे उन्नाव केस होगा, चाहे किसी और कॉर्नर ऑफ इंडिया में, यू कैन जस्ट सी। वही मैंने कहा कि अब हम मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं और वो जी चुके हैं। दिस इज वाई। तो ये चीजें द वेस्ट लैंड में उन्होंने बहुत बखूबी उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि हाउ द वीमेन आर गोइंग टू बी ट्रीटेड। अगर आपको याद होगा कि विक्टोरियन एज में वीमेन जो है क्या कर रही थी कि टेस के साथ भी ये हुआ था, लेकिन टेस ने उस आदमी को क्या किया था, मर्डर कर दिया था। और बाथशेबा एक कैरेक्टर रही है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में, वह अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती है। लेकिन जब आप मॉडर्न एज में आते हैं तो मॉडर्न एज में वीमेन को जो ट्रीट किया जाता है, वह रिस्पेक्ट की नजर से नहीं, ऑनर की नजर से नहीं। समाज का एक ऐसा तबका है, दे आर हंग्री फॉर देयर बॉडी, दे आर हंग्री फॉर देयर बॉडी। यह एक मेंटेलिटी है, यह एक सोच है, यह एक, अगर मैं कहूँ कि साइकी है, यह एक डिजीज है, जो आपको मॉडर्न एज की लिटरेचर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है एक और बहुत बड़ा चीज देखने को मिलेगा, वह चीज क्या है कि वीमेन आर कॉन्शियस टू देयर राइट, women are conscious, ये भी एक चीज देखने को मिलेगा कि दे आर कॉन्शियस टू देयर राइट्स, दे आर आल्सो ज्वाइनिंग पार्टी, दे आर आल्सो गोइंग इन होटल, दे आर आल्सो गोइंग इन रेस्टोरेंट एंड सच अ थिंग यू डोंट फाइंड इन विक्टोरियन era, but in modern literature you find the presence of women at these places। this is why T.S. Eliot lament and says that कि शायद नैतिकता नहीं रह गई, जो नैतिकता किताबों में पढ़ाई जाती थी, जो नैतिकता लोगों की जिंदगी में देखने को मिलती थी, वी डोंट फाइंड इन मॉडर्न एज, मॉडर्न एज में नहीं रहा है। अभी हम जितने बदलाव की बात करें वो कल्चर के पर्सपेक्टिव से बात करें, वो लाइफ के, ऐसा तो नहीं कि आप लोग मैं एक ही चैनल चला रहा हूँ, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? अच्छा ओके इट्स, अच्छा ओके ओके इट्स ओके। सो आई वाज टेलिंग यू कि हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस पार्टिकुलर फिनोमेना, इस इसको अगर आपको समझना है
तो हमें कैसे क्या-क्या चीज़ें आप देख सकते हैं या क्या चीज़ें आप पा सकते हैं। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैन वूमन रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ही ज़्यादा बातें की गई है, स्पेशली इन द नॉवेल ऑफ चार्ल्स अ, नॉट डी.एच. लॉरेंस। पूरा नाम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस है। यह एक कॉमन क्वेश्चन है कि मॉडर्न एज का वह कौन-सा नॉवेलिस्ट है जिसने मैन वूमन रिलेशनशिप को लेके बात कही है। और लॉरेंस का नज़रिया बिल्कुल अलग था। ऐसा नहीं था कि उनका नज़रिया सेक्सुअल इंटरकोर्स का था, फिजिकल रिलेशनशिप का था, या वो दिखाना चाहते थे कि मेन आर हंग्री फॉर द बॉडीज ऑफ द वीमेन। नो, नॉट एट ऑल। उसमें एक बॉन्डिंग थी और उस बॉन्डिंग में वो दिखाते हैं कि अगर ये बॉन्डिंग नहीं है तो आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा। ये बात उन्होंने कहाँ पे की है? लेडी चैटरलीज लवर में भी की है। ये बात उन्होंने जो है वीमेन इन लव में भी की है, रेनबो में भी की है, कंगारू में भी की है। उनके जितने भी नावल हैं उन सारे नावल में मैन वुमेन रिलेशनशिप तो मॉडर्न एज का एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक, एक बहुत ही बर्निंग इशू, जिसपे बहुत सारे लोगों ने, चाहे पोएट रहे हों, चाहे नॉवेलिस्ट रहे हों, चाहे ड्रामेटिस्ट रहे हों, इन्होंने इस रिलेशनशिप को लेकर के बात किया। वह कौन-सा रिलेशनशिप था? मैन वुमेन रिलेशनशिप। लेकिन आप देखेंगे कि डी.एच. लॉरेंस एक कदम आगे है। ऐसा नहीं है, मैन वुमेन रिलेशनशिप को लेके जीबी शाह ने आर्म्स एंड द मैन में भी बात की है। आर्म्स एंड द मैन में जो है आप देखेंगे राइना को इतनी फ्रीडम है कि वह सर्जियस को छोड़ करके ब्लंशली को एक्सेप्ट करती है। यह फ्रीडम दिया गया। विक्टोरियन एज में ये फ्रीडम औरत को नहीं दिया गया होगा। यू फाइंड दिस चेंज। बट व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जो रिलेशनशिप की बात है, उस रिलेशनशिप में लॉरेंस ये कहते हैं कि वही रिलेशनशिप टिकता है जहाँ पे बॉन्डिंग ऑफ हार्ट होगा। वो सेक्सुअल इंटरकोर्स को सपोर्ट करते हैं। उनका अपना ये नहीं कहना है कि ही डज़ नॉट हैव एनी व्यू ऑफ द प्लेटोनिक लव बिटवीन लवर एंड बिलव्ड। वो प्लेटोनिक लव में विश्वास नहीं करते हैं कि लव मीन्स व्हाट, कि लव मीन्स सोल, लव मीन्स हार्ट, लव मीन्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। नो, नॉट एट ऑल। He says that his sexual intercourse is an important part of life, but this sexual intercourse does not mean that we have to be mechanical. देयर शुड बी अ बॉन्डिंग। उस बॉन्डिंग को उन्होंने अपने नावल में लाने की कोशिश की है। चाहे कोई भी नावल आप देखेंगे, लेडी लेडी चैटरली लवर होगा, वीमेन इन लव है, रेनबो है, सनशाइन लवर्स है, कंगारू है, सो मेनी नावल यू विल कम टू नो। ये एक चीजें रही है। दूसरा चीज, इसी एस्पेक्ट को लेकर के, इसी पहलू को लेकर के अगर आप और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि एक बड़े नावलिस्ट है हेनरी जेम्स। हेनरी जेम्स ने अपनी मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स में इस चीज को उन्होंने दिखाया, लेकिन उन्होंने इतना ज्यादा ओपन होकर के नहीं दिखाया। लेकिन उन्होंने ये जरूर दिखाया कि जो वीमेन कैरेक्टर है इन मॉडर्न एज, दे आर इंडिपेंडेंट कैरेक्टर, दे आर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, दे आर स्ट्रांग, they have means you can say they are well educated, they are conscious to their rights। तो वो चीजें जो विक्टोरियन एज में आप ये देखते हैं कि किसी औरत को मेले में उसका पति बेच देता है और पति ड्रिंक करता है, वो चीजें आप यहाँ नहीं देखेंगे। मॉडर्न एज में औरत भी आपको ड्रिंक करते हुए मिल जाएगी। और मॉडर्न एज में एक ऐसा आदमी भी मिलेगा, एक ऐसा मेल भी मिलेगा, एक ऐसा लवर भी मिलेगा जिसके अंदर ताकत नहीं है या कुवत नहीं है कि वो अपनी बिलव्ड को प्रपोज कर सके। लव सॉन्ग ऑफ जेनिफर प्रूफ्राक में वहां पर आप ये देखते थे कि जबरदस्ती चीटिंग है और चीट कर रही है, ज्यादातर मेल ने जो है क्या किया, चीट किया। लेकिन यहाँ पे कल्चर बदल रहा है। यहाँ औरतें भी चीट कर रही, औरतें भी जो है क्या कर रही कि उस पार्टिकुलर चीज का हिस्सा बन रही, और वे जो है वहां पे यू कैन जस्ट सी दिस थिंग इन वेयर इन द वेस्टलैंड, इन वीमेन इन द नॉवेल ऑफ डी.एच. लॉरेंस और तमाम जगहों पर। लेकिन हेनरी जेम्स की एक खासियत ये थी कि हेनरी जेम्स ने अपने नॉवेल में जब भी इस रिलेशनशिप को दिखाया तो उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की एक गरिमा में रह करके। उन्होंने औरत के राइट्स को लेके बात की, एजुकेशन को लेके बात की, उसको डिसीजन मेकर के रूप में दिखाया और ये दिखाया कि दे कैन टेक बोल्ड डिसीजन टू पास अ गुड लाइफ, टू पास अ बेटर लाइफ। यह एक बदलाव आपको लिटरेचर में देखने को मिलेगा जो औरत के किरदार या कैरेक्टर को आपको मिलेगा। एक और बदलाव देखने को मिलेगा कि विक्टोरियन एज की जो फीमेल कैरेक्टर रही है, उनकी साइकोलॉजिकल, उनकी मेंटल जो वो था कि
उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनके माइंड में क्या घटित हो रहा है, उसको लेके उतनी बात नहीं होती है। लेकिन मॉडर्न एज का जब आप नावल पढ़ते हैं तब आप ये देखते हैं कि अल्टीमेटली व्हाट इज आकरिंग विद इन द हार्ट, व्हाट इज आकरिंग विद इन द माइंड ऑफ अ कैरेक्टर। वर्जीनिया वुल्फ, टू द लाइट हाउस, अ रूम ऑफ वन सोन, थ्री गुनियाज, बड़ी फेमिनिस्ट राइटरों में से शुमार की जाती हैं, जो औरत की आवाज को उठाती है, उसकी आवाज को बुलंद करती है। ये चीज आप देखेंगे। और ये चीज रहा पे उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि एक औरत, एक आदमी अंदर से क्या है। ऐसा नहीं कि शमीम है तो शमीम का आंख है, कान है, नाक, ये तो सबको ईश्वर ने दिया। ये तो सबको, ये इंसान को नहीं समझना हुआ। व्हाट इज शमीम एट इनर लेवल, ये चीजें जो है, दैट इज हाईली सिग्निफिकेंट। तो सो सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको देखने को मिलेगा, जो मॉडर्न एज के नावल में बदलाव आता है। एंड यू विल कम टू नो, यह जो बदलाव आपको देखने को मिलेगा क्यों, क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट आते हैं और उस साइकोलॉजिस्ट का नाम था, क्या नाम था, दैट वाज अ जेम्स, जेम्स जॉयस, नो नॉट जेम्स जॉयस, विलियम जेम्स, या एग्जैक्टली, उस साइकोलॉजिस्ट का नाम विलियम जेम्स रहा है। विलियम जेम्स ने एक किताब लिखा प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी करके, और उन्होंने उस किताब में 1890 में यह किताब आई है, उसमें उन्होंने एक सिद्धांत दिया, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक। एंड थ्रू दिस टेक्निक, दिस इज अ फ्रेज, और इसका मतलब यह होता है कि अनब्रोकन फ्लो ऑफ आइडियाज, आपके मन में, आपके दिमाग में जो विचार चल रहा है, बगैर टूटे हुए, बगैर रुके हुए इसका प्रवाह बना रहे, इसी को क्या कहा जाता है, अनब्रोकन फ्लो ऑफ आइडियाज। This is the unbroken flow of ideas. So what is happening, what is occurring, what is going on in your heart, in your mind, that was the ultimate objective of the modern novelist. They penetrated it. They read a man, they read a movement at inner level. इंसान को अंदर से उन्होंने पढ़ा, उन्होंने इंसान को अंदर से पढ़ करके उसको बाहर निकालने की कोशिश की। यह मॉडर्न एज की खासियत रही है। क्योंकि जो एक इंसान है, वह इंसान अनरेस्ट की कंडीशन में, एंजाइटी की कंडीशन में है। और अनरेस्ट और एंजाइटी यह एक डिजीज के रूप में मॉडर्न एज में आपको देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर किताब भी डब्ल्यू एच ऑर्डर ने लिखा, और उन्होंने कहा भी था कि मॉडर्न एज वॉज द एज ऑफ अनरेस्ट एंड एंजाइटी। यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट। तो चाहे जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक प्रॉब्लम आती है, अनरेस्ट और एंजाइटी, मेंटल डिसऑर्डर, दीज थिंग्स यू फाइंड वेयर, दीज थिंग्स यू फाइंड इन modern age. And when you find these things in modern age, you will come to know that these things have been reflected, these things have been presented in the novel of Woolf, in the novel of Virginia Woolf, and in the novel of जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस की नॉवेल में, वर्जीनिया वुल्फ की नॉवेल में, ये सारी चीजें आपको देखने को मिले। तो ये एक एक पॉइंट है, इसीलिए मैंने कहा कि मॉडर्न एज को अगर आपको इंटरेस्टिंग बनाना है, अगर चूंकि वी आर लिविंग दैट लाइफ, we are ultimately the prey of these things, PREY। हम सारे लोग अनरेस्ट में, एंजाइटी में कब डूब जाते हैं, कब चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता, कोई भी चीज थोड़ा सा हो। सो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा चीज अगर आप ये देखेंगे कि जो इन सब के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन था, वह क्या था, मटेरियलिस्टिक लाइफ थी। द पीपल वर सीकिंग जॉय इन होटल, द पीपल वर सीकिंग जॉय इन रेस्टोरेंट, the people were getting pleasure, they were thinking that they will get pleasure, they will get solace, they will get comfort, they will get joy, they will get balm, they will get calm, they will get rest, they will live in comfort zone, और these things will come अगर वे रेस्तरा जाते हैं, होटल जाते हैं, पब में जाते हैं, बियर बार में जाते हैं, तो उनको लगता था ये सुकून के लिए जा रहे, बट दे डिडेंट फाइंड सुकून, दे डिडेंट फाइंड चैन एट ऑल। What happened? Unrest came, anxiety came, and you will come to know Victorian people to some extent, and before Victorian era, you find so many lovely, great poets, William Wordsworth, P.B. Shelley, John Keats, what life they lived. And what did they tell? If you want to get joy, if you want to get pleasure,
If you want to get solace, you should accept whom? You should accept whom? You should accept नेचर, नेचुरल लाइफ। आपको नेचर को करना है, नेचुरल लाइफ को आपको स्वीकार करना है। दिस थिंग्स यू फाइंड। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, व्हाट आई वांट टू से कि व्हेन यू फॉलो दिस थिंग, व्हेन यू गो विद दीज एलिमेंट्स, जब आप इसको लेते हैं, चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो समझ में आता है, या अनडाउटली अ वेरी कॉम्प्लेक्स लाइफ दे वर लिविंग। मॉडर्न पीपल एक कॉम्प्लेक्स लाइफ जी रहे थे, और उस कॉम्प्लेक्स लाइफ में उन्होंने क्या क्या खोया? स्पिरिचुअलिटी खोई, गुडनेस खोया, वर्च्यू खोया, मोरालिटी खोई, प्यूरिटी ऑफ हार्ट खोया, प्यूरिटी ऑफ सोल खोया, रिलेशनशिप को खोया, और साथ ही साथ उन्होंने क्या खोया? जो ट्रेडिशन और कल्चर दादा और बाबा बना के गए थे, उसको उन्होंने खो दिया। एक नई चीज उन्होंने शुरू की। चर्च को खोए, ईश्वर को खोए, स्पिरिचुअलिटी को खोए, रिलीजन को खोए, सब कुछ। अगर मैं देखूं कि जितना भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जिन चीजों को सजा करके रखना चाहिए था, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जिस चीजों को संवार करके रखना चाहिए था, जिस खेती को सबसे ज्यादा सींचना चाहिए था, जिन फसलों की सबसे ज्यादा केयर करना चाहिए था, उन्हीं चीजों को दे लास्ट, उन्हीं चीजों को उन्होंने क्या किया? उन्होंने महत्व नहीं दिया। एंड इंस्टेड ऑफ दीज थिंग्स यू कम टू नो कि वो क्या पाते हैं। दे फाइंड पब। वो क्या पाते हैं? पब पाते हैं। वे क्या पाते हैं? रेस्तरा पाते हैं। वे क्या पाते हैं? होटल पाते हैं। वे क्या पाते हैं? वे मटेरियलिस्टिक लाइफ पाते हैं। वे क्या पाते हैं? मशीन पाते हैं। वे क्या पाते हैं? इंडस्ट्री पाते हैं। वे क्या पाते हैं? वे मैकेनिकल लाइफ को पाते हैं। ह्यूमन रिलेशनशिप नहीं पाते, अनरेस्ट पाते हैं, एंजाइटी पाते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं। एक किसान दिन भर मेहनत करता है, मजदूर दिन भर मेहनत करता है, परेशान होता है। ये मैं मानता हूं कि बहुत ट्रेजिक लाइफ होती है, लेकिन जब रात पे वो बिस्तर को जाता है तो उसको बीपी की दवा नहीं खानी पड़ती, उसको शुगर की दवा नहीं खानी पड़ती है, उसको ये नहीं सोचना पड़ता है मुझे नींद आएगी कि नहीं आएगी। वही मैला कुचैला कपड़ा, वही मैला कुचैला उसका बिस्तर, वही मैला कुचैला उसका घर, वही मैला कुचैला कपड़े में लिपटी उसकी बीबी, वैसे ही बच्चे, फिर भी खर्राटा मार के सोता है। ये चीज तो ईश्वर ने उसको दिया ना। जरा सा सर्वे कर लिया जाए कि जो बड़े घरों के लोग हैं, जो सो कॉल्ड कल्चर्ड सिविलाइज्ड पीपल, व्हाट लाइफ दे आर लिविंग। जब आप ईश्वर को छोड़ देंगे, धार्मिक किताबों को छोड़ देंगे, धार्मिकता को छोड़ देंगे, जो एक रियल है, मैं ये नहीं कहता कि जो बनावटीपन है, जैसा कि सो कॉल्ड मार्केट में तमाम बाबा मौजूद है, मैं उनकी बात नहीं कहता। और हर इंसान जो जिस धर्म को मानने वाला है, उसको अपनी किताबें खुद पढ़ना चाहिए, किसी बाबा के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप टीजीटी पीजीटी निकाल सकते हैं, मॉडर्निज्म पर इतनी बात सुन सकते हैं, मैं लेक्चर दे सकता हूँ, तो क्या धार्मिक किताब को मैं खुद नहीं पढ़ सकता हूँ? तो कैसा मैं एजुकेटेड आदमी हूँ? खुद से पढ़िए, किसी बाबा के चक्कर में ना पढ़िए। ईश्वर ने ब्रेन दिया, आप खुद समझेंगे कि हाँ कितना जरूरी है। सो ये सब आप देखिए, अपनी लाइफ में देखिए, और खुद सोचिए कि कितना ज्यादा बिजी लाइफ है। एक लाइफ तो बिजी ऐसी है जो हम लोग गुड काम कर रहे हैं, मैं नहीं कहता कि हमारी आपकी लाइफ बिजी नहीं है, हमारी आपकी भी लाइफ बिजी है। आप भी सुबह में क्लास जो है अटेंड करते हैं, 9:30 बजे किसी को हस्बैंड को खाना बना के देना, किसी के बच्चे को टिफिन तैयार करना, किसी को कहीं जाना है। मैं इस लाइफ को बेहतर मानता हूँ उन लोगों की तुलना में जो आर्टिफिशियल है, जिनके पास ईश्वर ने पैसा तो धरती पर बेहतर जीवन जीने के लिए दिया हुआ है, बट दे से कि नो आई एम बिजी एंड स्पेंडिंग देयर टाइम इन होटल, इन रेस्तरा, या उसके बाद जो है सारा दिन काम किए, फिर रात में रेव पार्टी। तो कौन सी पार्टी दे आर के? तो नॉट एट ऑल। वी ऑल आर लिविंग, हम तो अभी मिडिल क्लास के भारत में रह रहे हैं ना। अभी तो वो जिंदगी हम लोगों ने उतना देखा ही नहीं कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है, दुनिया में कितनी तरह की जो है कल्चर है, कितनी तरह की चीजें चल रही है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि राइटर उस समय का, और मैंने बताया हम अभी मॉडर्न लाइफ जी रहे और जी चुके हैं।
वो लोग पोस्ट मॉडर्न भी जी चुके हैं, वो लोग हाई पोस्ट मॉडर्न एज रह रहे हैं। इस तरह की ये सब चीजें वी कैन सी इन बॉम्बे, चेन्नई, कलकत्ता, जो बड़े बड़े शहर है, दिल्ली, अब तो पाँव हर जगह पसार रहा आज भी। तो हमने जो कहानी शुरू की, जो बातें शुरू की, इंडस्ट्रियल लाइफ से लेकर, मैकेनिकल लाइफ से लेकर, मटेरियलिस्टिक लाइफ से लेकर, स्पिरिचुअल लाइफ से लेकर, पब, होटल, रेस्तरा से लेकर, चर्च से लेकर के, और इंसानों की आत्मा और इसके दिल से लेकर के, साथ ही साथ जो तमाम तरह की परेशानियां में उलझे हुए इंसान को, क्या कोई सजाने वाला, क्या कोई संवारने वाला मॉडर्न एज में मिलेगा? नो, मॉडर्न एज में एंगर है। मॉडर्न एज में, मैं नहीं कहता पिसिमिज्म है, मॉडर्न एज में एंगर है, एक क्रोध है, फ्रस्ट्रेशन है, सिस्टम के खिलाफ रिवोल्ट है। विक्टोरियन एज में आपको रिवोल्ट नहीं मिलेगा। तो यू कैन नोट दिस, यू कैन नोट दीज पॉइंट्स कि देयर इज एंगर, रिवोल्ट, और एक तरह से जो है द पीपल आर अनसेटिस्फाइड पासिंग अ लाइफ दैट इज व्हाट अनरेस्ट एंड एंजाइटी, ये सब चीजें वहां पर रही। So you can just go with these points: frustration, infatuation, alienation, लोनलीनेस, ये सारे वर्ड्स हैं जो आपको मॉडर्न एज में, जैसे अगर विक्टोरियन एज में मैं बार बार रिपीट कर रहा था, डाउट, डिस्प्यूट, डिस्ट्रैक्शन, आई वॉज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, बट हियर यू फाइंड व्हाट? हियर यू फाइंड इन्फेचुएशन, यू फाइंड लस्ट, you find passion, you find mechanical life, you find materialistic life, you find industrial life, you find mass migration of the people from village to city area, slum. All these things, slum areas, all these things you find. All these things you find. So try to understand ki what life they were passing. Was it a good life? Was it a nice life? Just I want to know what's the time, because you have to attend KD sir class also. Okay, okay. या ओके, आई थिंक कि मुझे अब यहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए। मैं कल भी उस पे बात करूंगा। एक कल्चरल डेवलपमेंट मैंने आज आपको बताया, मैकेनिकल डेवलपमेंट मैंने आपको बताया, उन चेंजेस के बारे में मैंने बात किया। मॉडर्न एज को जब भी याद किया जाएगा, इसलिए याद किया जाएगा कि मॉडर्न एज वाज द एज ऑफ द रिवाइवल ऑफ पोइट्री एंड ड्रामा। पोइट्री और ड्रामा का रिवाइवल इस एज में होता है। मॉडर्न एज के जो नावल, आई विल टेक ओनली 2 मिनट्स। मॉडर्न एज का जो ड्रामा रहा है, उस ड्रामा या ड्रामेटिस्ट में तीन तरह के ड्रामा: प्रॉब्लम प्ले, उसी को एंटी रोमांटिक कॉमेडी, कुछ हद तक उसी से मिलता जुलता डिस्कशन प्ले, या उसी से मिलता जुलता आपका ड्रामा ऑफ आइडियाज। दूसरे तरह का प्ले पोइटिक प्ले, और एक तीसरे तरह का प्ले थिएटर ऑफ एब्सर्ड। उसी से कुछ आगे चल करके और एक उसका फॉर्म किचन सिंक ड्रामा देखने को मिलता है। यह ड्रामा में, ड्रामेटिस्ट में तीन चार बड़े नाम: जीबी शाह, हैरोल्ड पिंटर, जो आपके यहाँ हैं ये दोनों, सैमुअल बेकेट, ये तीन नाम। इसके अलावा जेएम सिंज, चौथा नाम। गाल्सवर्दी आपने पढ़ा, ये चार पांच नाम आपको ध्यान में रखना है। ये ड्रामा की बात हुई। पोइट्री में बड़ा काम हुआ, टीएस एलियट आते हैं, डब्ल्यू बी येट्स आते हैं, जीएम हॉपकिंस आते हैं, वर्ल्ड वार पोएट्स आते हैं, ट्रेंच पोइट्री आती है, लेफ्ट विंग पोएट आते हैं, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के पोएट्स आते हैं यहाँ पर। ये सब चीजें, जिसमें एक बड़ा नाम जो है क्या है, डब्ल्यू एच ऑर्डेन का है, फिलिप लार्किन है। और वर्ल्ड वार पोएट्स में टू वर्ल्ड वार पोएट्स जो पोइट्री है, या वर्ल्ड वार पोयम जो रहा है, उसमें सी स्प्राइट सेजन है, रूपर्ट ब्रूक है, एक और बड़ा नाम है वो विल्फ्रेड ओवेन है। इन सबको आप पाएंगे। पोइट्री में एक फ्रेंच पोइट्री भी आती है, एडवर्डियन पोइट्री है, जॉर्जियन पोइट्री है, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। नावल में आप देखेंगे कि साइकोलॉजिकल नावल, एक बहुत इंपॉर्टेंट नावल आता है, साइकोलॉजिकल नावल है, कैंपस फिक्शन है, साइंस फिक्शन है, और इसके अलावा भी नावल में और भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जो जिसमें साइबर पंक है, डिटेक्टिव फिक्शन है, जो पोस्ट मॉडर्निज्म में पहुंच चुका हूँ, जो फॉर्म्स ऑफ द नावल में आपने पढ़ा था। जितनी बातें मैं अभी ये बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। कहाँ पे पढ़ चुके हैं? फॉर्म्स ऑफ ड्रामा में, फॉर्म्स ऑफ नावल में, और फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में, उतना ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। और
इसके अलावा अगर आप देखते हैं, क्रिटिसिज्म एक बड़ा हिस्सा रहा, जिसमें टीएस एलियट है, एफआर लीविस है, आई ए रिचर्ड्स है, न्यू क्रिटिसिज्म है। न्यू क्रिटिसिज्म के अलावा और भी तमाम बदलाव आपको देखने को मिलेगा। प्रोज में भी बड़ा चीज जो है आपको देखने को मिलेगा। प्रोज में एफ आर लिविस एक बड़ा नाम है, जीबी शाह का भी नाम आता है, वर्जीनिया वुल्फ का भी नाम आता है। तो इस तरह से हर फील्ड में मॉडर्न एज में काम हुआ है। तमाम इज्म आते हैं, सरियलिज्म, निहिलिज्म, दादाइज्म, फ्यूचरिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, एब्सर्डिज्म, सिंबोलिज्म, इमेजिज्म, impressionism, expressionism, so many ism you find in this age. So it's a so complex age, and today I told you कि how you can understand, और थोड़ा सा लिटरेचर को लेकर के यहाँ पे बात हुई है। तो होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। प्लीज सेंड योर फीडबैक। वी विल मीट टुमारो सेम टाइम मॉडर्न एज को डिस्कस करने की, क्योंकि गर्ल्स वर्दी हूँ। जी। क्या? जी। सारिका मैडम, पहले तो आप म्यूट करिए सारिका मैडम, आपकी आवाज आ रही है। हाँ। सारिका मैडम, प्लीज म्यूट योर सेल्फ, वी आर गेटिंग योर वॉइस एंड रिंकू सिंह इज आस्किंग क्वेश्चन बट नॉट नॉट अंडरस्टैंड। या, जी रिंकू जी। द डायलेक्ट इंग्लिश अनडिफाइंड। एक्चुअली रिंकू जी, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस प्रॉपरली। अगर आप मुझे व्हाट्सअप कर दें जो आप पूछ रहे हैं, चाहे वह ग्रुप में ही डाल दें, तो मैं थोड़ा सा उसको समझ लूं, फिर मैं आपको जरूर वो करता हूँ, क्योंकि बहुत बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा। हाँ 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 हाँ, बहुत ज्यादा क्लियर थोड़ा सा समझ में आया चासर के बारे में। वेदर यू आर सेइंग कि डायलेक्ट इंग्लिश या क्या सा, ये वर्ड मैं क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ। और भी लोगों को क्लास भी करना है, बिकॉज दे हैव टू ज्वाइन अनदर सेशन। तो आप मुझे भेज देंगे, मैं आपको बता दूँ।